नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की, कहां कितनी वोटिंग हुई है। पिछले कुछ साल में जो मुकाबला हुआ उसमें मत प्रतिशत या बढ़ा है या कम हुआ, इस पर भी बात होगी। समझेंगे कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो उसके क्या मायने हैं और अगर कम हुआ है तो इससे क्या आकलन किया जा सकता है। सत्ता के महासंग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों के मतदान का क्या प्रतिशत रहा, उसका विश्लेषण। मालवा में चुनावी जंग जोरदार देखने को मिली। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने इस अंचल में पूरी ताकत लगा दी, खासकर इंदौर जिले में, क्योंकि इस जिले में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। इस बार इंदौर में 73.8% मतदान हुआ। वहीं सबसे वीआईपी सीट इंदौर 1 की बात की जाए तो उस पर 72.28% वोट डाले गए, जो पिछले साल की तुलना में करीब 8% ज्यादा है। इंदौर 1 से संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय के बीच मुकाबला हुआ है। वहीं इंदौर 4 सीट की बात की जाए तो यहाँ से राजा मानवानी और मालनी गौड़ के बीच टक्कर देखी गई। इस सीट पर 72.34% वोटिंग हुई, जबकि 2018 में इस सीट पर 62.9% मतदान हुआ था। अगर बात राव की करें तो यहां पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी मैदान में है। सीट पर 75.94% मतदान हुआ। वहीं इंदौर जिले की एक सीट ऐसी भी है जहां 2020 में उपचुनाव हो चुका है, वो सीट है सांवेर, जहां से तुलसी सिलावट बीजेपी की तरफ से लड़े। यहां पर 80.24% मतदान हुआ। इसी तरह बाकी सीटों पर वोटिंग ज्यादा रही या कम, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो मत प्रतिशत है ये किस तरफ इशारा कर रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर कंप्लीट विश्लेषण करने जा रहे हैं। चलिए, तो इंदौर की हम बात कर रहे हैं, जहां की 9 विधानसभा सीटें। देखिए, पहले तो इंदौर ही सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि बड़े बड़े नाम तो हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो खुद ही एक बड़े कद के नेता है बीजेपी में और हाई प्रोफाइल सीट इनकी है। उसके अलावा बाकी सीटों पर मालनी गौड़ की सीट पर भी नजर है, रमेश मेंदोला की सीट पर भी नजर है, तुलसी सिलावट जिनकी सीट से मत प्रतिशत 78 से 80 हो गया है, वहां पर भी नजर है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मत प्रतिशत, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मनोज जी, कई सीटों पर यह भी कहा गया कि कई जगहों पर दूसरे खेल बिगाड़ रहे हैं, पर यह भी माना गया कि जैसे हम बात करें मालनी गौड़ जी की, तो ये भी सीट काफी हाई प्रोफाइल हो जाती है। लेकिन 9 विधानसभा सीटें, इन पर बड़ा मत प्रतिशत, अच्छी खासी वोटिंग हुई है इंदौर में। क्या आकलन आपका? देखिए, पहले 2 सीट ऐसी हैं जो देपालपुर की हम बात करें और मऊ की जी, जहाँ पर बागी खेल बिगाड़ रहे हैं। देपालपुर में जो संघ से समर्थित है हिंदूवादी संगठन के चौधरी, वो निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी का एक धड़ा उनके साथ खड़ा हुआ है, यानी बीजेपी में एक तरह से 2 फाड़ हो गई है। दूसरी सीट है मऊ, अंतर सिंह दरबार विधायक रहे हैं, पिछले 2-3 चुनाव से वो हार रहे हैं। इस बार फिर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यहाँ से रामकिशोर शुक्ला को मैदान में उतारा था, जिसके बाद अंतर सिंह दरबार ने बगावत कर दी। अब कहा जा रहा है कि नंबर 2 और 3 पर कौन रहेगा, कि अंतर सिंह दरबार रहेंगे कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में भी कार्यकर्ताओं में 2 फाड़ हो गई है। और ये माना जा रहा था कि जब बाकी जगह 2 या 3 बार के हारों उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है, तो फिर अंतर सिंह दरबार को टिकट क्यों नहीं दिया गया। सबसे ज़्यादा चर्चित जो सीट है वो इंदौर 1 है, क्योंकि पहली बार कैलाश विजयवर्गीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो 2 नंबर से लड़ चुके हैं, मऊ से लड़ चुके हैं, इंदौर 4 से भी लड़ चुके हैं। लेकिन इस सीट से अब चूंकि संजय शुक्ला, जो कि पिछली बार विधायक का चुनाव जीते थे, बाद में महापौर का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, तो इस बार माना जा रहा था कि संजय शुक्ला आसानी से सीट निकाल देंगे। लेकिन बीजेपी ने एक रणनीति के तहत पहले कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ से मैदान में उतारा। शुरुआत दौर में लग रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय बड़ी आसानी से मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन जो चुनाव आगे बढ़ता गया, संजय शुक्ला ने बड़ी अच्छा चुनाव लड़ा। इसके बाद ये नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ा। उन्हीं के क्षेत्र से, बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक लगभग 1.25 किलोमीटर का रोड शो था। और ये भी एक कहा जा रहा है कि जो इंदौर 3 से गोलू शुक्ला को जो टिकट दिलाया है, राकेश शुक्ला गोलू को, आईडीए के उपाध्यक्ष हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय ने एक रणनीति के तहत दिलाया, क्योंकि वो संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं और ये लग रहा था कि शायद इस चुनाव में अगर वो संजय शुक्ला की मदद करेंगे तो दोनों की कंबाइंड ताकत से कैलाश विजयवर्गीय पर ये भारी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने गोलू शुक्ला को इंदौर 3 से चुनाव लड़वाया, जहाँ के उनकी तैयारी भी नहीं थी माना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे आकाश को उनके साथ लगाया, जो कि इंदौर 3 से पिछली बार विधायक थे, और ये मैसेज देने का कोशिश की कि वो उनके साथ हैं। लेकिन अंदर खाने जो पार्टी में चर्चा वो ये थी
कि आकाश विजयवर्गीय और उनकी टीम के खास लोगों को इसलिए गोलू शुक्ला के साथ लगाया गया कि कहीं वो चोरी छिपे या अंदर खाने तो संजय शुक्ला की मदद नहीं कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक सीट जिताने के लिए उन्होंने अपनी एक और सीट दाव पर कैलाश विजयवर्गीय ने लगा ली। इंदौर 2 पे भी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि रमेश मोंदला ने पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और इस बार चिंतामणि उर्फ चिंटू चौक से, जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उन्होंने नंबर 2 में जो बीजेपी का गढ़ है वहाँ से चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। नंबर 3 की हम बात करें तो दीपक पिंटू जोशी, पहले जोशी परिवार में दरार की खबरें आ रही थी कि शायद वहाँ दरार है, लेकिन पिंटू के साथ बाकी जोशी परिवार के जो दावेदार थे वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए राकेश गुल्ला शोकलू की दिक्कत है। और राज मंगवानी इंदौर 4 से चुनाव मैदान में, चूँकि 40,000 के आसपास यहाँ सिंधी वोटर हैं। मालिनी गौड़ चौथी बार मैदान में इंदौर की महापौर रही हैं और उनके पति जो हैं लक्ष्मण सिंह गौड़, वो विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुल मिला के इंदौर की जो सारी सीटें, उषा ठाकुर की हम बात करें तो मऊ से पिछला चुनाव जीता था, इसके पहले वो इंदौर 3 से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ ऐसी इंदौर की नेता है जिनको कभी पार्टी टिकट उनका कहीं भी भेज देती है। इसके साथ ही मधु वर्मा, चूँकि जीतू पटवारी भी पिछला चुनाव 5,000 वोट से जीते थे और मधु वर्मा ही उनके सामने थे, लेकिन पार्टी ने इस बार भी लगभग 2 महीने पहले उनका कैलाश विजयवर्गीय के साथ टिकट घोषित कर दिया था। तो ये इंदौर की जो सारी सीटें हैं, तो इसमें कुल मिलाकर सब में दिलचस्प मामला है। तुलसी सिलावट के लिए कुछ दिक्कत हो सकती थी सांवेर में, लेकिन जो रीना बोरासी है, उनके जो पिता हैं प्रेमचंद गुड्डू, वो खुद आलोट से निर्दलीय मैदान में, हालांकि उनके बेटे भी चुनाव लड़ चुके हैं। प्रेमचंद गुड्डू भी पिछला उपचुनाव यहाँ से लड़े थे, जब से बगावत के बाद तुलसी सिलावट ने सिंधिया घीमा के साथ चले गए थे। उपचुनाव में प्रेमचंद गुड्डू हार गए थे और इस बार वो आलोट से अपने लिए चुनाव टिकट मांग रहे थे। तो कुल मिलाकर ये इंदौर की जो 9 की 9 सीटें वो इसमें बड़ी दाव पर लगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी और मालवा निवाड़ की 66 सीटें, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ जिसने फतेह हासिल कर ली तो भोपाल का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता। अब चूंकि कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ इसलिए उतारा गया था कि वो अपनी सीट के साथ साथ आसपास के अलावा आसपास के जिलों में भी, चाहे वो निवाड़ हो चाहे मालवा के कई जिलों में प्रचार करके पार्टी के लिए समर्थन जुटाने का काम करेंगे, लेकिन वो उस उम्मीदों पर उतना खरे नहीं उतरे जितनी पार्टी को उम्मीद थी। बिल्कुल, यानी जो हुकुम का इक्का चला उसमें भी कहीं ना कहीं शंका की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। गोविंद आलोक जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत गोविंद जी आपका। नीलाभ शुक्ला जी बीजेपी से, कांग्रेस से माफ कीजिए, हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं नीलाभ जी आपका। गोविंद जी, पर्याप्त चीजें मनोज सर ने आपके सामने रख दी हैं। मालवा काफी महत्वपूर्ण, 2018 में उतनी जो उम्मीदें थी आपकी वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इस बार आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये तो खैर हमने देखा, कैलाश विजयवर्गीय को आपने उतारा मैदान में, लेकिन मनोज जी ने कहा कि जो आगे स्टेप लिया शायद वो उतना दमदार नहीं दिखा है। मनोज जी का पूरा विश्लेषण अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है, लेकिन वो कई जगह विश्लेषण उनका ठीक ठाक है। 1 नंबर की बात करें तो कैलाश जी का जिस दिन टिकट हुआ उस दिन ये निर्धारित हो गया था कि बड़े अंतर के साथ वो चुनाव जीतेंगे। 2 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है, नो क्वेश्चन। 4 नंबर में कोई प्रश्न, कोई उत्तर एक ही है, रमेश मेंदोला, भारतीय जनता पार्टी। और अब रहा सवाल 3, 5 राउ, सांवेर और महू का। देपालपुर भी है, सिलावट जी को मिलना था, उनके बारे में भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, वो चुनाव जीतेंगे। महू का जहां तक सवाल है, वहां कांग्रेस के ही रेबल अंतर सिंह दरबार जो प्रबल दावेदार थे, उनको छोड़कर रामकिशोर शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहां पर बड़े अंतर के साथ उषा ठाकुर जीतेंगे। जीतू पटवारी एक एंटी इनकम्बेंसी से वहां पर 2-4 हो रहे हैं और मधु वर्मा ने लगातार मोर्चा संभाल के रखा 5 साल पूरे, हारने के बाद भी। ये इसका प्रतिफल उनको इस बार जीत के रूप में मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और 5 नंबर में हमारे महेंद्र हार्डिया बाबा, वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उसने मना किया था पहले टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी ने उनको चुनाव का टिकट दिया, उन पर भरोसा जताया और मुझे बिल्कुल इस बात का इल्हाम भी है और मैं निकट से देखा है चुनाव को कि वो किला फतह करेंगे और पार्टी की आशाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि वहां पर भी कई सारे फैक्टर हैं। पोलराइजेशन का फैक्टर है,
और जो सबसे बड़ी बात आपने विश्लेषण में कही, मतदान प्रतिशत बढ़ना, ये मैं इंदौर के संगठन को बहुत निकट से देख भी रहा हूं, मैंने कई जगह बैठकें भी ली हैं। जो 51% वोट पाने के लिए जो रणनीति बनाई थी पार्टी ने, उनमें से यदि मध्य प्रदेश की प्रमुख जगहों में जहां पर हम कारगर ढंग से उस रणनीति को कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं के साथ उतारने में कामयाब रहे, वो इंदौर भी है। इंदौर में 51% को चेज करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और किए गए अलग अलग जगह बूथ वाइज, उसमें हम सफलता हमें मिली है और इसी कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो जब हमारे प्रयासों से मतदान के लिए प्रेरित करने की बात आई और मतदान का प्रतिशत बढ़ा, तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जहां तक 3 नंबर का सवाल है, उन्होंने जो विश्लेषण किया वो उनका अपना विश्लेषण है, मनोज जी का, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैं भी टिकट का दावेदार था, स्थानीय उम्मीदवार भी था, तो आज उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता कि उसमें क्या होगा। हम चुनाव बहुत आराम से जीतते हैं और ये इधर उधर जाने का किसी का सवाल ही नहीं था। लेकिन आज भी क्योंकि मार्जिनल सीट है, इसलिए हम चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन जो लोगों में संशय बरकरार है वो नहीं होता यदि टिकट के बारे में फैसला ऐसा किया जाता या मैं पूछता हूं। लेकिन फिर भी पार्टी का टिकट जिसको मिला है वो संगठन काम करता है, उस संगठन ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। कांग्रेस में भी 2 फाड़ थी वहां, अश्विन जोशी, पिंटू जोशी और कई सारे उनके तो अरविंद बागड़ी दावेदार थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे। हमने ताकत के साथ गोलू शुक्ला की मदद की और हम भले ही टिकट के दावेदार, लेकिन जब टिकट मिलने के बाद में फिर हमने ताकत के साथ उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोले में डालने के लिए पूरा, गोपीनाथ नेमा हूं, मैं हूं, चाहे और भी कोई लोग हों, हमने पूरी ताकत लगाई। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे थे, आकाश विजयवर्गीय उनके क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, बीच में आए, थोड़ा बहुत समय दिया, लेकिन कुल मिलाकर अंतिम समय हम लोगों ने किला लड़ाया और हम उसको जीत लाएंगे। ठीक है, नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, आपका क्या मानना है, क्योंकि अगर सारी सीटें बीजेपी जीत रही है तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, दिन का समय और मालूजी दिवस अपने देख रहे हैं, दिल को खुश रखने जी मालूजी ख्याल बहुत अच्छा है। कैलाश विजयवर्गीय जी को 1 नंबर विधानसभा चुनाव लड़ाया नहीं गया, बल्कि चुनाव में जबरिया धकेला गया, षड्यंत्र पूर्वक। आपसी जो बड़े शीर्षस्थ नेताओं की आपसी खींचतान, आपसी लड़ाई थी, उसमें षड्यंत्र पूर्वक उन्हें चुनाव में धकेला गया। एक तरह से योजना थी, किस तरह उनका, उनके पुत्र दोनों का राजनीतिक भविष्य पे सवाल खड़ा किया जा सके। कैलाश जी जब चुनाव लड़ने आए तो वो खुद ही हतप्रभ थे, बोल रहे थे मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, मेरा माइंडसेट ही नहीं था, मैं तो हेलीकॉप्टर घूम के प्रचार करने वाला था, मुझे मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा। ठीक है, कैलाश विजय जी का भारतीय जनता पार्टी में कद बड़ा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, लेकिन जनता के बड़ा नेता संजय शुक्ला है। तो संजय शुक्ला वहां के वर्तमान विधायक है, लगातार सक्रिय विधायक रहे। कोरोना में जो काम संजय शुक्ला ने किया, शायद मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा। लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन बंटवाना, अपनी एक भवन था, उसे उन्होंने कलेक्टर को सौंप दिया कि आप हॉस्पिटल खोल दीजिए। लगातार कोरोना में लोग सेवा करते रहे, यहाँ तक कि ब्लैंक चेक दे दिया कलेक्टर को, इसमें जितना पैसा चाहे भर लीजिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दीजिए, उसकी कमी ना होने पाए। और उसके बाद लगातार धार्मिक यात्राएं करवा रहे हैं, धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, हर किसी के दुख हर देते हैं। तो संजय शुक्ला उस क्षेत्र के बेटा है और लोकप्रिय नेता है, कद जरूर बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में कैलाश जी का। तो निश्चित रूप से कैलाश जी की हार तय है। उसका कैलाश जी ने षड्यंत्र पूर्वक एक स्कीम बनाते हुए राकेश शुक्ला, गोलू शुक्ला को 3 नंबर विधानसभा में पहुंचाया, ताकि उन्हें आशंका थी कि भाई भाई की मदद न कर दे। तो तीसरे अंदर क्या कर राकेश शुक्ला का भी राजनीतिक जीवन खत्म करने का प्रयास। इस तरह 3 राजनीतिक लोगों की बलि ले ली इनने, कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय और गोलू शुक्ला जी। ये तीनों का राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इस पर। क्योंकि पिंटू जोशी वो लगातार कई सालों से वहां सक्रिय है, उनके भाई अश्विन जोशी कई बार के विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी वहां से विधायक मंत्री रह चुके हैं। तो एक अच्छा खासा उनका वहां पर दबदबा है, लोगों के साथ काम करने का है, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और एक चाहते हैं पिंटू जोशी, क्षेत्र का बेटा है वो, तो उसकी जीत सुनिश्चित है।
अब हम 4 नंबर विधानसभा की बात करें, राजा मंगानी शुरू, लगभग 40,000 सिंधी वोटर है। सिंधी वोटरों की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। राजा मंगानी लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, लोगों के दुख सुख में खड़े रहे, लोगों की मदद करते रहे। बस सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति, कहीं गुंडागर्दी नहीं, कहीं दादागिरी नहीं, कई लोगों से धमकाना नहीं, कहीं वसूली नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता कर। तो राजा मंगानी के पक्ष में पूरा माहौल है। 5 नंबर विधानसभा में आते हैं इस सहज और सरल स्वभाव के सत्यनारायण पटेल, जो पहले यहाँ की विधानसभा में रह चुके हैं। यहाँ पर महेंद्र हाडा जी जो लड़ रहे हैं, उनका लगातार विरोध हुआ है। इनकी पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर मीटिंगें ले लेकर विरोध किया कि इन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। आगे थक हार के उन्होंने मना कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। तो एक तो निष्क्रियता, क्षेत्र के लिए कुछ काम किया नहीं उन्होंने। तो सीधी बात है, ये सब सीटें हारने की कगार पे आ चुकी है। जीतू पटवारी की हम बात करें, जीतू पटवारी लगातार पूरे 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे। जीतू पटवारी, मधु वर्मा तो उनको 2 महीने पहले टिकट मिला, 2 महीने बाद वो सक्रिय हुए। जीतू पटवारी लगातार पूरे विधानसभा में 5 साल तक सक्रिय रहे, जब तक उनकी विधानसभा रही। तो सीधी बात है, सभी जगह कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। मान लीजिए दिवा स्वप्न देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, मैं योगेश के पास जा रही हूँ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपने दोनों की बातों को सुना, क्या ज़मीनी स्तर पर हम मुद्दों को टटोलने की कोशिश करें? और चूंकि रमेश जी कह रहे थे जीतू पटवारी जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है, और इसके अलावा उनका खास तौर पर कहना है कि बाकी सारी सीटें जहाँ पर पहले से ही उनके एमएलए है, वो सीट तो बहुत ही आराम से निकाल रहे हैं। और संजय शुक्ला के लिए कैलाश विजयवर्गीय बड़ी परेशानी। और ये भी बताया जा रहा है, शुरुआती दौर में जाहिर उनके बयान आए थे कैलाश विजयवर्गीय जी के कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे चुनाव में, लेकिन बाद में उन्होंने काफ़ी मशक्कत की है, मेहनत की है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ओवरऑल क्या टर्न हुआ है, किस तरह से अब माहौल वहाँ पे, अब क्योंकि मत प्रतिशत सामने आ गया है, तो कौन से वो मुद्दे थे जो मत प्रतिशत में उतरे होंगे, मतदान में उतरे होंगे? योगेश, देखिए, मैंने गोविंद मालू जी की बात सुनी और नीलाभ शुक्ला जी की बात सुनी। दोनों अपने पार्टी के पक्ष में बात करेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि 9 सीट में तो कोई भी एक सीट भी अपनी ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी सीट जा रही है, नीलाभ जी नहीं कहेंगे, मालू जी। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपने सबसे पहले जीतू पटवारी वाली बात की, तो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर आ सकता है, क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो अच्छे युवा नेता है। मधुरम भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर उनको मौका दिया गया है, लेकिन हम जितने क्षेत्र में जिस जगह गए हैं, जहां पर गए वहां सड़कों की समस्या और विकास से संबंधित जितने विषय थे ना, वो विषय इस बार जनता के मन में रहे। और ग्रामीण क्षेत्र में ये विषय बहुत अहम होते हैं। शहरी क्षेत्रों में हिंदुत्व वाला जो फैक्टर वो नरेंद्र मोदी के कारण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थोड़ा जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पर विकास ये अहम मुद्दा, प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि वहां पर लोगों को सड़कें चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जीतू पटवारी वाले क्षेत्र कई सड़कें, जैसे देवगढ़ वाली सड़कें अभी भी खराब पड़ी है, कुछ एक सड़क का काम अभी चालू हुआ है कुछ महीने पहले। सड़कों का तो हमेशा से इंदौर में मुद्दा रहा है, और हमने देखा है कि वहाँ सड़कें बनती रहती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। उसके अलावा चूंकि हमने देखा महिला फैक्टर इस बार बहुत बड़ा था मध्य प्रदेश के चुनाव में, उसके इर्द गिर्द कहीं आपको ये चुनाव जाता हुआ दिखा, और कई सारी स्कीम्स थी जो दोनों ही घोषणा पत्रों में हम देख रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के, उनमें भी थी। देखिए, लाडली बहना योजना का असर इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब चुनाव शुरू हुआ था उसके पहले हम लोगों ने बसों में भी ट्रैवल किया, लोगों से सामान्य तो बात करी, लोगों को इसकी सुविधा मिल रही तो उनसे भी बात करी हम लोगों ने। और हमने ये जाना है कि लाडली बहना योजना का कुछ प्रतिशत महिलाओं को इसका फायदा मिला है, और वो फायदा मिलने के बाद में ये कहा जाता है कि जो पैसा उनको मिल रहा है वो भी हम लोगों के टैक्सेस से, या कहीं ना कहीं सरकार कर्ज में डूब रही हो तो हमको ये इसका फायदा दे रही। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ी लिखी जनता, मनोज जी, ठीक है डॉक्टर, महिला, क्योंकि कुछ सीटें जिन पर एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देकर बीजेपी सर कह रही है कि वहां पर वो लीड ले जाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि इंदौर में हमेशा से बड़ा मुद्दा जो है विकास का रहता है। और मालवा जो कि जहां पर बीजेपी ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है, बड़े बड़े नाम, वैसे तो हर अंचल से बड़े बड़े नाम उतारे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम, न केवल उन्हें अपनी सीट पर जीत, बड़े अंतर से लीड लेकर जीत हासिल करनी है, और उनके सामने चुनौती बाकियों को भी सपोर्ट करने की है। और बड़े नाम मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला में, इनको लेकर अगर चर्चा करें तो इनके लिए कहा जा रहा है कि ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन बाकी जो मुद्दे, क्या उन मुद्दों ने वहां पर असर किया है? क्योंकि मत प्रतिशत हम देखें तो राव में 75 है, 75 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सांवेर में 78 था, 80 हो गया, 77 महू में बना हुआ है, बहुत ज्यादा एक बिग डिफरेंस आप कह सकते हैं वोट परसेंट का वैसा नहीं दिख रहा है सीटों पर। जी देखिए, निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन एक चीज है उसमें जो आपने कहा, जो योगेश भी कह रहे हैं जी, कि कई बार ये होता है कि वो वोट परसेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन जो नंबर ऑफ वोटर्स जो बढ़े हैं जी,
वो भी आपको अगर जोड़ेंगे आप, तो वो अगर आप वोटिंग में उसको देखेंगे तो वो फिर बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। कि अगर हम उसको देखें कि पिछले चुनाव में अगर मान लीजिए 1 करोड़ वोटर ने वोट डाला और इस बार भी हम कहेंगे कि वो 75% ही, लेकिन हम उसको जब वैसे टैली उसकी करेंगे तो हमको लगेगा कि 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हो गया है वो। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है। और जहाँ तक जो विकास की बात है, तो सारे चुनाव में हम देखते हैं मुद्दे विकास से शुरू होते हैं, लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी थीम चेंज होती जाती है। फिर सुविधा के हिसाब से मुद्दे उठाए जाने लगते हैं, चाहे वो जाति का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो लाडली बहना का मुद्दा हो। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो विकास से शुरू होते हैं, लेकिन वो सुविधा के हिसाब से फिर उनका बाइफर्केशन हो जाता है। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें काउंट होने लगती है। कि अगर मालवा निवाड़ में आप देखेंगे तो मुद्दा दूसरा होगा, इंदौर की बात करें शहरी क्षेत्र है, यहाँ मुद्दा दूसरा है। क्योंकि ये इंदौर के बारे में कहा जाता है, या खासतौर से इंदौर 4 की बात करें कि वो भाजपा की मिनी अयोध्या है। तो वहाँ से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकला है और पूरा आप उस पूरे कॉरिडोर को भगवा रंग में रंगा गया था, तो वो भी एक मैसेज छुपा था 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कि बीजेपी का मैसेज क्या है। क्योंकि बाकी जगह पार्टी के झंडे हमने रोड शो कई देखे हैं, भोपाल में भी देखे हमने, या प्रदेश के तमाम हिस्सों में, लेकिन ये एक नई थीम पे हमने देखा था, वो पूरा रोड शो किया गया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जाएँ तो आप निवाड़ के इलाके में जाएंगे तो आदिवासियों से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पैसा एक्ट की बात होने लगती है, लेकिन चूंकि आधा अधूरा लागू हुआ है इसलिए उस पर बात नहीं होती। लेकिन टांटिया भील की बात हो गई थी, लाडली बहना की बात हो गई थी। अगर आप सुदूर झाबुआ अलीराजपुर में जाएंगे तो वहाँ मुद्दे दूसरे हो गए थे। जी, यानी आप ये जो चुनावी हवा है ये रोड शो के बाद भी बदल सकती है या बदली होगी, ये हम आकलन कर सकते हैं? निश्चित तौर पर मुझे लगता है योगेश, जो स्थिति आपने भी देखी है, खास तौर से इंदौर 5 की बात करें और देपालपुर की बात करें, जो भाजपा के बागी भी हैं, वो क्या समीकरण बनाते नजर आ रहे हैं? देपालपुर, हाँ मैं बताऊं मनोज जी कि देपालपुर में जो स्थिति है त्रिकोण चल रही थी कि राजीव चौधरी के खड़े होने के बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट वहाँ कटने की स्थिति में, क्योंकि मनोज पटेल का शुरू से विरोध रहा है। मनोज पटेल हारे प्रत्याशी पिछले चुनाव हार गए, वापस उनको चुनाव में टिकट दिया जाए। विशाल पटेल 5 साल थोड़े सक्रिय दिखाई दे रहे थे, मतलब लोगों की जनता की उन्होंने धार्मिक आयोजन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि उस पर संजय शुक्ला और विशाल पटेल चल पड़े, थोड़ा सा रिश्ता भी उनके बीच में प्रगाढ़ हो गया था, तो हिस्सेदारी निभर गई थे। तो वो इस तरह के धार्मिक आयोजन जनता के बीच में बने हुए थे। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पिछली बार जो जीत का अंतर था मात्र 1100 वोट महेंद्र हार्डिया जीते, तो वही आजाद नगर की लास्ट जो पेटी खुली थी उस पेटी में जो है वो अंतर बढ़ गया था और महेंद्र हार्डिया को जीत मिली थी। हम उस समय वहाँ काउंटिंग के समय उसी हॉल में थे और उसी रूम में थे जहाँ पर काउंटिंग के लिए 17 अंक पड़े थे। पिछली बार हारने का ये कारण था कि वो सक्रिय नहीं थे पिछले चुनाव में। इस चुनाव में उन्होंने 6 महीने सक्रियता अपनी बना दी, कई धार्मिक आयोजन करे, कई बार उन्होंने जनता की जो अपनी सक्रियता का मैसेज दिया। बता रहे थे कि कई सारे ऐसे मुद्दे जो हमने वहाँ पर देखा कि चुनाव विकास से शुरू होता है। ठीक है योगेश, चुनाव विकास से शुरू होता है, लेकिन एंड टाइम पर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो उस इलेक्शन में खासतौर पर जनता के मन में आते हैं। 30 सेकंड में दोनों मेहमान, उनसे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। गोविंद मालू जी, कितनी सीटें? जनता पार्टी चमत्कार करने जा रही है। इंदौर में पहले भी हुआ है, 93 के इतिहास को दोहराएगी। पूरी 9 सीट हम बड़े अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, लाडली बहना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री। तो ऐसा तो नहीं मालू जी 2003 जैसा हो, फिर प्रदेश में वैसे ही नतीजा जाए तो जनता तक पहुंचा है मालू जी, प्रतिशत हमें मिलेगा और हम 9 सीटें बड़े अंतर के साथ। मालू जी ऐसा तो नहीं 93 जैसा रिजल्ट फिर मध्य प्रदेश में भी हो जाए कि इंदौर में 9 की 9 सीट जीत गए थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई थी। इस बार गढ़ भी आएगा और सिंह भी आएगा। ठीक है नीलाभ जी, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं मालू जी, और ये कह रहे हैं 93 रिपीट करेंगे इंदौर में। मालू जी का दायित्व, चूंकि उस पार्टी के बैनर तले वो बात करें, उनका बोलना दायित्व बनूंगा पद चला जाएगा। किसी तारीफ कर बिना कर सकते कांग्रेस की तारीफ। सीधी बात है मालू, ये जन आक्रोश है, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो सीधी सी बात है सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसमें मतदान किया है। मोदी जी खुद भी मायूस थे जब मोदी के यहाँ पे रैली निकल रही थी, रोड शो हो रहा था। मोदी जी ने प्रत्याशियों से बात तक नहीं करी किसी से, वो चुपचाप निकल गए और मोदी जी का रोड शो ही फ्लॉप हो गया। तो हालत जन आक्रोश किस तरह से, सीधी बात है। 9 विधानसभा हमने खुद कवर किया उस रोड शो को, मालवा आपकी बात गले उतर नहीं रही है। समय इतना इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर की हम बात कर रहे थे, 9 की 9 सीटों पर दावा कर रही है बीजेपी की 9 की 9 सीटें वो निकाल लेगी, लेकिन कांग्रेस का भी अपना दावा है
कि बहुत ज्यादा दम नहीं दिख रहा है। मतपेटियों में कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की किस्मत। देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में जाएंगे या किसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।